गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी बी पार्ट का जो 5th चैप्टर है लैंड रिसोर्स वो स्टार्ट करेंगे। भू संसाधन यानी कि लैंड रिसोर्स, भू संसाधन कि जो हमारी लैंड है वो किस तरह से एक संसाधन के रूप में काम करती है, किस तरह से वो संसाधन का रूप। तो संसाधन का मतलब सभी को पता है। रिसोर्स का मतलब कोई भी मटेरियल जो आप या ह्यूमन बीइंग के किसी न किसी पर्पज़ के लिए उसका यूज किया जाए, वो सब रिसोर्स है। तो इसमें भी ये दे रखा है लैंड यूज, यानी कि लैंड का किस किस सेक्टर में यूज किया गया है। लैंड अवेलेबल टू अस इज यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज़, यानी कि जो भूमि है उसका हमें बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका यूज होता है। सच एग्रीकल्चर, कुछ ज़मीन पर खेती की जा सकती है। फैशर्स, कहीं पर पशुपालन वगैरह। फॉरेस्ट, कहीं पर वन है। कई जगह पर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, कहीं पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, निर्माण का काम है। डैम्स बनाए जाते हैं, रोड्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेकिंग पार्क्स, पार्क्स बनाने के लिए ज़मीन, प्ले ग्राउंड्स एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारी वास्तव में, जैसे यहाँ पे हम समझे कि मान लो हमारे पास ये ज़मीन है, ये भूमि है, लैंड है, इसका किस किस सेक्टर में यूज हुआ है, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। वही है आपका लैंड यूज, यानी कि भूमि उपयोग का मतलब भूमि का यूज दे रखा है फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज। हाँ, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जिस जिस सेक्टर की हमें पूर्ति चाहिए उसके लिए हम भूमि का यूज करते हैं, वही क्या कहलाता है, लैंड यूज, भू उपयोग। फिर इसने एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ जमीन पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, कहीं पर पशुपालन, फॉरेस्ट। अब अलग अलग एरिया है, कहीं पर भाई केवल हमने उसको रिजर्व कर लिया एग्रीकल्चर लैंड के रूप में, या फिर कोई एरिया ऐसा रिजर्व कर लिया हमने फॉरेस्ट एरिया के रूप में कि यहाँ पर केवल वन क्षेत्र रहेंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें तो इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में जो भूमि उपयोग है उसका जो वर्गीकरण किया गया है, लैंड यूज कैटेगराइज की अगर हम बात करें, कैटेगरीज की बात करें कि जो भूमि का वर्गीकरण है कि जो भारत की जो लैंड है, भूमि है, उसको कौन कौन से सेक्टर के अधीन वो है। जो हमारा फॉरेस्ट एग्रीकल्चर रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जो जाना जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या दे रखा है कि भारत में जो ज़मीन है उसको हमारे रिवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिवेन्यू रिकॉर्ड है उसके आधार पर, जो भू राजस्व होता है उसके आधार पर उसने 9 कैटेगरी बनाई है कि इंडिया की जो ज़मीन है, लैंड है, उसको कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, 9 कैटेगरी में। फॉरेस्ट लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल एरिया यूज हो गया। बरन एंड वेस्टलैंड हो गई। एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स हो गया। एरिया अंडर मिसलेंस ट्रीज हो गया। कल्चरेबल वेस्टलैंड हो गई। करंट फ्लो लैंड, फ्लो अदर देन करंट्स एंड नेट्सुन एरिया। ये 9 कैटेगरी हैं। यानी कि जो भारत का भू राजस्व विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू, उसने इसको 9 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। और वो 9 कैटेगरी क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है फॉरेस्ट, यानी कि वनों के अधीन क्षेत्र। अगर हम भारत की बात करें तो जो एरिया वनों के अंतर्गत आता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जिस एरिया में फॉरेस्ट एरिया है या फॉरेस्ट कवर एरिया जो है, यानी कि उसकी काउंटिंग, उस लैंड के रिकॉर्ड की बात करें, लैंड जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उस एरिया को किस में काउंटिंग करता है, फॉरेस्ट एरिया में काउंट करता है, वो है वनों के अधीन क्षेत्र। इसमें 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो दे रखा है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया और एक है फॉरेस्ट कवर एरिया। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया और फॉरेस्ट कवर एरिया क्या है। फॉरेस्ट कवर एरिया तो मतलब जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसके पास मान लो ये ज़मीन है, उन्हें पता है भी इतने हेक्टेयर में फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है एज ए रिकॉर्ड। लेकिन इसमें दूसरा एक पॉइंट बनाया गया है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया। क्या इतने एरिए में, मान लो ये इसका दे रखा है कि मिलियन हेक्टेयर की बात करें, 69.63 मिलियन हेक्टेयर
2008 और 9 के अकॉर्डिंग डाटा के इतना जो एरिया था वो फॉरेस्ट कवर एरिया के अंदर आता था। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि ये एक्चुअल हो। इट मीन्स इन सारे के सारे एरिया में फॉरेस्ट हैं। हो सकता है इसमें इतनी ज़मीन अब खाली है, यहाँ पर कोई पेड़ पौधे ही नहीं हो, लेकिन ये लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग किस में ही आता है, फॉरेस्ट कवर एरिया। तो फॉरेस्ट कवर एरिया वो हो गया वह क्षेत्र जो वनों के अधीन है, जिसमें परमानेंट फॉरेस्ट एरिया भी है या फिर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया भी है, और वो इंडिया की जो ज़मीन है उसका 22.78% हिस्सा है जो रिकॉर्ड ली गई है उसका। टोटल नहीं, इंडिया की टोटल एरिया नहीं कि जो इंडिया का एरिया है क्षेत्रफल है उसका इतना परसेंट नहीं, जितना रिकॉर्ड है हमारे पास यूज का उसका। ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट दे रखा लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चरल यूज, कि गैर कृषि कार्यों में, कि वह ज़मीन जिसका एग्रीकल्चर यूज़ तो नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए इसका यूज किया जा सकता है। जैसे उसके ऊपर आपने दुकान बना ली, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह बना ली, रोड्स बना लिए, है तो ह्यूमन रिक्वायरमेंट, हम कह सकते हैं ह्यूमन की एक्टिविटी है, लेकिन वो किसके लिए नहीं, केवल नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को छोड़ करके जितनी भी एक्टिविटी हो सकती है ह्यूमन बीइंग की वो इसके अंतर्गत आ सकती हैं। सेकेंडरी एंड टर्सरी क्वाटनरीज, जो एक्टिविटीज़ करने के लिए जो ज़मीन आप यूज कर रही हैं, भाई शॉप खोलने के लिए हैं, ठीक है, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के आसपास की जो ज़मीनें हैं, रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स वगैरह, वो सारी ज़मीन इसके अंतर्गत आएंगी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी की। उसका एरिया कितना आता है, 26.31 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन इंडिया की है इस डाटा के अकॉर्डिंग, और ये इसका 8.61% हिस्सा है जो टोटल हमारे पास रिवेन्यू के डाटा है। थर्ड दे रखा है बर्न एंड वेस्टलैंड। बर्न एंड वेस्टलैंड कौन सी है, बंजर और व्यर्थ भूमि। कौन सी भूमि बर्न एंड वेस्टलैंड है, बंजर भूमि, वेस्टलैंड वह भूमि है जो प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। हम कह सकते हैं बंजर है, मतलब जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास प्रौद्योगिकी है, तकनीकी शिक्षा, उसके बाद भी उस बर्न मीन्स जो आपकी बंजर भूमि है उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे बंजर पहाड़ियाँ हैं, कुछ हिल एरिया के आसपास की ज़मीन है, टेक्नोलॉजी क्या करेगी, पथरीली ज़मीन है वहाँ पर नहीं हो सकता। या फिर व्यर्थ भूमि जो है, बेकार भूमि पड़ी है, कृषि योग, इसमें वर्गीकृत में मरुस्थल जो डेजर्ट एरिया है, ऐसे डेजर्ट एरिया है जहाँ पर कह सकते हैं भाई एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई वहाँ पर उस मिट्टी के अंदर कोई भी पौष्टिक तत्व ही नहीं है, तो इसको नहीं बनाया सकता। ये बर्न एंड वेस्टलैंड भूमि है जो बेकार पड़ी है। वो 17.02% जो मिलियन हेक्टेयर है और 5.57% हिस्सा है। फोर्थ दे रखा है एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स। परमानेंट पेस्चर मतलब जो स्थायी चारागाह एंड ग्रेजिंग लैंड्स, जो भारत की वह जमीन जो पूर्ण रूप से स्थायी चारागाह, परमानेंट, वहाँ पर वह ग्रासलैंड एरिया ही है, ठीक है। इस प्रकार के अधिकतर ग्राम पंचायतों के अधीन जमीन आती है, सरकार का स्वामित्व होता है इसके अंतर्गत। इस भूमि का एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में हो सकता है थोड़ा, और जिसे हम कॉमन प्रॉपर्टी, साझा संपत्ति कहते हैं। ज़्यादातर क्या है कि ये जो ग्राम पंचायतें होती हैं इनके अंतर्गत ये ज़मीन आती है। जैसे मैं ये कहूँ कि गाँव की, जैसे देसी वर्ड यूज़ करें, गाँव के आसपास हम नहीं कहते भाई बड़ी हैं गाँव की, फॉरेस्ट कवर एरिया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो इसको एग्रीकल्चर में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये है कि वो परमानेंट एक चारागाह क्षेत्र के रूप में उसका यूज किया जाता है। और भारत में इस प्रकार की ज़मीन का जो क्षेत्र है वो 10.34 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 10.34 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन इसके अंतर्गत आती है, और ये 3.38% है। फिफ्थ कैटेगरी दे रखी है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, जो विविध प्रकार के पेड़ पौधे हैं या ग्रेव, जो अलग अलग क्षेत्रों में उपवन वगैरह हम कह सकते हैं, या कुछ पेड़ पौधों के लिए जो उसको रिजर्व किया गया है वो ज़मीन। इस प्रकार की ज़मीन क्या होती है, जो हम कह सकते हैं इसमें एक विशेष प्रकार के फलदार पौधे हो सकते हैं, फ्रूट से रिलेटेड कोई हो सकते हैं, या कोई विशेष प्रकार की इमारती लकड़ियों से रिलेटेड की चीज़ें हो सकती है। इस प्रकार की ज़मीन एक निजी स्वामित्व समझते हो, जैसे ओनर होते हैं ना उसका, जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट, आपने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ी थी, प्राइवेट गवर्नमेंट एंड जॉइंट, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर हो गया। यानी कि इसका जो ओनर है वो हम कह सकते हैं भाई एक निजी तौर पर भी है, आपने खुद अपने एरिया में आसपास के विशेष प्रकार के फ्रूट्स के पेड़ पौधे लगा दिए, या फिर एक विशेष टाइप की इमारती लकड़ी हो,
वैल्यूबल जो आप वुड्स हैं उसके लिए आप यूज़ करते हो, 3.40 मिलियन हेक्टेयर है, और ये 1.11% इसका इस्तेमाल रहता है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब ये कल्चरेबल वेस्टलैंड और इसमें अंतर है। बंजर एंड वेस्टलैंड तो होती है कि जिसको हम टेक्नोलॉजी के बाद भी एग्रीकल्चर में कन्वर्ट नहीं सकते, लेकिन ये क्या कह रहा है कि कृषि योग्य है, लेकिन जिस टाइम हम रेवेन्यू लैंड जो डिपार्टमेंट है उसको हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम वो क्या पड़ी है, व्यर्थ पड़ी है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, कृषि योग्य बेकार भूमि, बंजर भूमि, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों से, ठीक है, प्रति भूमि के रूप में है, यानी कि उसको खा लिया 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों से इसका कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हो सकता है इसको उस एरिया में वाटर सप्लाई की कमी आ गई हो, वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ चुकी हो, वहाँ के कोई बाढ़ वगैरह समस्या हो सकती है, कुछ नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड कोई घटना घट गई हो, ठीक है। तो ये हो गया कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की। कृषि योग्य है लेकिन व्यर्थ पड़ी है, ऐसी ज़मीन 2008-9 में भारत के पास कितनी थी? 12.76 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन इतनी थी, 12.76 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन थी जो कृषि योग्य है लेकिन बेकार पड़ी है पिछले 5 सालों से, और 4.17% इस साल। 7 कैटेगरी आती है इसकी, करंट फ्लो, वर्तमान प्रति भूमि, यानी कि जिस टाइम हमने रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर्वे किया उस टाइम इतनी ज़मीन खाली पड़ी थी, 14.454 मिलियन हेक्टेयर, और 4.76% जो हिस्सा इसका कृषि योग। अब इसमें सॉरी, करंट फ्लो, वर्तमान प्रति का मतलब जिसको खाली छोड़ दिया जाता है, 1 साल हम कह सकते हैं, या 1 से 3 साल तक के बीच का जो कैटेगरी है, केवल 1 साल तक की जो ज़मीन है उसको हम कहते हैं वर्तमान या करंट फ्लो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। जो भी एग्रीकल्चर करते हैं, रूरल एरिया में रहने वाले जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, हम एक पर्टिकुलर क्रॉप सीजन के लिए एक ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं करंट फ्लो लैंड। एक सीज़न या 2 सीज़न के लिए, जैसे हमारा विंटर सीज़न स्टार्ट होता है सर्दियों में, जब हमने सरसों और गेहूँ लगाते हैं उस टाइम हमने मान लो कोई ज़मीन खाली छोड़ दी, या फिर इस टाइम जो रवि क्रॉप्स होंगी समर सीज़न में, बाजरा ग्वार वगैरह ये, तो उसमें हम इस ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, वो कहलाती है करंट फ्लो लैंड, यानी कि कृषि योग्य, सॉरी करंट फ्लो का मतलब वर्तमान प्रति भूमि। आज जिस टाइम हम उसकी काउंटिंग करें, सर्वे करें, उस टाइम तक वो ज़मीन खाली है, ऐसी ज़मीन। दूसरा तरह का फ्लो अदर देन करंट, अब ये वर्तमान के अलावा, अब इसने दे रखा है ये तो 1 साल तक की थी, ये 5 साल से ज़्यादा, अब ये क्या है, ये 1 से जो है दे रखा है ना, 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम, 1 और 5 के बीच के, 1 साल से तो ज़्यादा है, क्योंकि 1 साल तक की तो किस में काउंट होगी, करंट फ्लो में। 1 से ज़्यादा, इसको 2 साल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि 5 से ज़्यादा होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कल्चरेबल वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाएगी वो ज़मीन। ये ज़मीन जो 1 से, अब होगी इस प्रकार की ज़मीन कैसे है, 10.32 मिलियन हेक्टेयर इसकी ज़मीन है टोटल, और 3.37%। अब वो ज़मीन जो पिछले 1 या 5 साल से पड़ी है, कृषि योग्य वहाँ पर हो सकता है, कृषि से संबंधित कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए हों, उस ज़मीन पर कोई विवाद हो सकता है, कोई कानूनी दांवपेच लग सकता है, हम कह सकते हैं इसमें कुछ रुकावटें आ सकती है, कुछ लड़ाई झगड़े की ज़मीन हो सकती है, ठीक है। या फिर ऐसी ज़मीन हो सकती है जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की जो फसल उत्पादन क्षमता थी उसकी कम हो गई है, बार बार एक ही फसल उगाने से इसकी जो कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी, जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई, उत्पादन क्षमता इसकी कम हो गई हो, वो इसमें। अब आती है जो मेन है नेट एरिया सोन, निव्वल बोया गया क्षेत्र, क्योंकि इंडिया के एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये सेक्टर है कि इसका कितना एरिया है। 141.36 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन भारत के पास इतनी थी 2008-9 में, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर की जाती है, और ये 46.24% एरिया है टोटल हमारे पास रिवेन्यू डाटा के अकॉर्डिंग। तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूज में है फॉरेस्ट कवर एरिया। निव्वल बोया क्षेत्र या फिर नेट एरिया सोन एरिया क्या है? वह ज़मीन जिस पर फसल उगाई जाती है वह निव्वल बोया गया क्षेत्र है, कि इतना तो एरिया हमारे पास है जिस पर एग्रीकल्चर होती ही है, कृषि की जाती है,
उसमें ये कभी चेंज हो गया तो और कोई सी मिल गया होगी, जिससे करंट फ्लो कम हो जाती है। तो इतना एरिया 2008 और 9 के दौरान, 2008 एंड 9 के दौरान इतना एरिया था भारत का जिस पर हम एग्रीकल्चर करते थे। ये निवल बोया गया क्षेत्र टोटल क्रॉप्ड एरिया नहीं है। ये टोटल क्रॉप्ड एरिया तो हो सकता है कि इसको एक ईयर में यानी कि क्रॉप सीजन में इसको 2 बार यूज किया जाए, लेकिन यूज टोटल क्रॉप्ड एरिया नहीं, हमें केवल निवल बोया गया क्षेत्र है, वो होता है सकल बोया गया क्षेत्र। बताया होगा आपको सही, सकल बोया गया क्षेत्र का मतलब टोटल क्रॉप्ड एरिया। इसको 2 बार यूज कर लिया तो 282 हो गया। लेकिन हमारे पास जो ज़मीन है एक्चुअल में, इसको कितनी बार यूज करेंगे वो मैटर नहीं है, कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, इतनी मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है जिस पर खेती की जाती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। भारत के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वो यही है। ठीक है, तो ये 9 कैटेगरी हैं जो लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसने भारत की ज़मीन जहाँ जहाँ यूज होती है उसको 9 कैटेगरी में, भाई इसका ज़मीन यहाँ यूज होती है। अब इस पर एक टॉपिक दे रखा है लैंड यूज चेंज इन इंडिया, भारत में भू उपयोग परिवर्तन, यानी कि ये जो ज़मीन यूज कहाँ कहाँ की जा रही है उसमें क्या क्या चेंजमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले दे रखा है इसने साइज ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का आकार चेंज हो रहा है। द कंपोजिशन एंड ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की संरचना चेंज हो रही है। द प्रेशर ऑफ लैंड, प्रेशर फॉर एग्रीकल्चरल, यानी कि कृषि जो एक्टिविटी है उनका दबाव पड़ा हुआ है कृषि भूमि पर। सबसे पहले दे रखा है अर्थव्यवस्था का आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी। अगला टॉपिक इसमें लैंड यूज चेंज इन इंडिया, यानी कि भारत में जो भाव उपयोग परिवर्तन है उसमें किस तरह से चेंजमेंट आ रहा है वो। ठीक है, तो ये चेंज किस तरह से आ रहा है कि किसी भी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उसमें जो एक्टिविटी हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और उसके कारण ये इस तरह से चेंज। पहला दे रखा है साइज ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो चेंज हो रहा है। साइज जो है इकोनॉमी का वो चेंज हो रहा है, किस तरह से कि हम इकोनॉमिक साइज को किस वे में समझेंगे कि जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनका जो मूल्य है उसमें किस तरह से समझा जा सकता है। भाई समय के साथ साथ जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो भी प्रोडक्ट हैं या जो सर्विस है उसकी जो प्राइजेज हैं, जो हम कह सकते हैं उसका जो मूल्य है वो चेंज होता रहता है। भाई प्रौद्योगिकी के कारण उसमें बदलाव आ सकता है। ठीक है, या हम समय के साथ कृषि भूमि पर दबाव बढ़ता है, कोई विशेष प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड कभी ज़्यादा होती है, तो अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो चेंज होता रहता है। जैसे सीमांत जो क्षेत्र होते हैं ना, भाई बाउंड्री जो एरिया होता है उसको हम एग्रीकल्चर रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं लगातार दबाव बढ़ने के कारण। तो पहला परिवर्तन दिखा रखा था साइज ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि भारत की जो ज़मीन है, जो लैंड यूज है जिसका उपयोग किया जाता है उसमें बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव सबसे पहला देखा गया है साइज ऑफ इकोनॉमिक में। दूसरा दे रखा है कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक, जो आपकी अर्थव्यवस्था की संरचना है, संरचना जो उसमें चेंज आ गया। लेकिन जो जिससे इकोनॉमिक बढ़ती है, जैसे लाइक प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, जितने भी प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप हैं उनका जो एक कंट्रीब्यूशन था, योगदान होता था, उसमें चेंजमेंट आ रहा है समय के साथ साथ। जैसे जो ही भारत में चेंजमेंट आ रहा है, बदलाव आ रहा है, आपने सभी ने देखा होगा कि वो बदलाव सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसके जो हम कह सकते हैं जो एरिया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, प्राथमिक क्रियाओं की जो क्षेत्र है वो कट रहा है। वही क्षेत्र किस में बदल रहा है, दूसरे और तीसरे जो क्रियाकलाप हैं, तृतीय और दूसरे जो है ना द्वितीय क्रियाकलाप है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कन्वर्ट ज़्यादा हो रहा है। गैर कृषि जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसमें ज़्यादा भूमि कन्वर्ट हो रही है। जो जो जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ते जो एग्रीकल्चर लैंड है उसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। तीसरा दे रखा था प्रेशर ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चरल, जो भी कृषि भूमि है उसके ऊपर लगातार कृषि का दबाव आता है। कृषि का दबाव किस तरह से आ रहा है, जो कृषि भाई जहाँ टाइम टू टाइम जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो हम जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको तो नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो बची हुई ज़मीन है उसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा करने का दबाव आ जाता है। इसी के ऊपर और अधिक उत्पादन करना है। मान लो मैं ये कहूँ कि मेरे पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ी तो 5 में से 2 हेक्टेयर ज़मीन तो अदर एक्टिविटीज़ लाइक रोड फैसिलिटी बना दिया, रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया बना दिया, अदर एक्टिविटीज़ में जनसंख्या बढ़ी उसके लिए रेजिडेंशियल एरिया बना, 3 बची। जनसंख्या ज़्यादा हो गई, एरिया कम हो गया, तो इसके ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। और इसका प्रेशर बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, जो भी विकासशील देश हैं यानी कि डेवलपिंग कंट्री हैं लाइक इंडिया, भारत की तरह,
तो इसके ऊपर सबसे पहले ये चीज़ आती है कि एरिया घटता है और उसी के ऊपर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का प्रेशर बढ़ता रहता है। तो ये आपका एक टॉपिक था लैंड यूज चेंज इन इंडिया, कि भारत में किस तरह से जो भूमि उपयोग है, यानी कि जहाँ जहाँ पर ज़मीन का यूज़ किया जाता है तो उसमें किस तरह का चेंजमेंट आ रहा है। और ये चेंजमेंट इंडिया में नहीं, हर जगह ही आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।